हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया उसामा की मौत को कैसे देख रही है। बिन लादेन के मारे जाने को लेकर 3 बातें हैं जिन्हें लेकर काफी विवाद है। क्या उसामा के शव को समुद्र में दफनाना चाहिए था? उसामा अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी के पीछे छुपा या नहीं, फिलहाल नहीं कहा जा सकता। हां, अगर छुपा तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? तीसरा, क्या उसामा शहीद है या दानव, और कुरान पाक के मुताबिक शहीद किसे कहा जा सकता है? जानते हैं चंडीगढ़ की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अजमल खान इन मुद्दों पर क्या ख्यालात रखते हैं। कि इंसान को इसी ज़मीन से पैदा किया गया है, दोबारा इसी ज़मीन में मिला दिया जाएगा, फिर इसको इसी ज़मीन से उठाया जाएगा। समंदर में डालने की सिर्फ एक ही वो है कि आदमी के इंतकाल अगर समंदर में हो गया है, जैसे जहाज़ में जा रहा है और जहाज़ जो है वो मंजिल मकसूद तक नहीं, खुश्की तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ख़तरा है कि ये जनाजा सड़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस पोजीशन में ये है कि उसको नहला धुला कर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर फिर उसको जो है पानी में डाला जाता है। वैसे हुक्म नहीं है, ये इंसानियत की तौहीन है जो अमेरिका ने की है। इसका मतलब ये कि अमेरिका जो है सिर्फ अपने लोगों को इंसान समझता है और लोगों को इंसान नहीं समझता है। वरना उसकी लड़की का बयान है, उसामा बिन लादेन की लड़की जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी, कि मेरे बाप को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में गोली मारी गई। और अगर कोई आदमी अपने बचाव के लिए किसी औरत या किसी और मर्द को आगे करता है तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। देखिए, शहीद वो आदमी होता है जो जुल्मन मारा जाता है या जो है मैदान जंग जहाँ जुल्म और इंसाफ की लड़ाई हो रही हो, उसमें जो आदमी मारा जाएगा उसको शहीद कहा जाएगा। आतंकवाद हमने उसका देखा नहीं। एक अमेरिका का ऐलान है, ना तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वो था, वो तो अफगानिस्तान में था, और जहाँ पर भी जो कुछ हुआ है तो वो कहीं पर भी नहीं था। और ये अमेरिका उड़ाता है, जब किसी को बदनाम करता है, उल्टी सीधी बातें उड़ाता है और दुनिया उसकी बात को यकीन करती है। इसलिए उसकी बात को यकीन कर कर हम कह दें कि साहब वो जालिम था या आतंकवादी था, तो ये तो इंसाफ के खिलाफ बात है। प्रोफेसर खालिद, आपने शाही इमाम के ख्यालात सुने जी। आप उनके विचार के साथ कहाँ तक सहमत हैं? हाँ, कई चीज़ों पर तो मेरी बहुत सहमति है। जहाँ तक तो बरियल का सवाल है, बरियल एट सी, वो उनकी बात बिल्कुल सही है कि समुंदर में उसी वक्त बरियल होती है जब कोई बंदा सफ़र कर रहा है जहाज़ के अंदर। ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट जो होती है किसी डिसीज़ को, दैट इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल बरियल। उसको वहाँ से उठा करके ले जाना, इनफैक्ट अमेरिका की इसके पीछे भी एक पॉलिसी थी कि इट शुड नॉट बिकम ए रेलिंग पॉइंट। अगर हम उसका कोई कवर बना देते हैं, इट विल बिकम ए रेलिंग पॉइंट फॉर ऑल द टेररिस्ट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस्लामिक उसके साथ, यानी वो लोग जो टेररिस्ट उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि वो लश्कर तैयबा है, हुज्जी है, जितने भी ये जो मिडल ईस्ट अफगानिस्तान में नेटवर्क काम कर रहे हैं, वो इट विल बिकम ए मक्का फॉर देम। दे डिड नॉट वांट। अब उन्होंने उसका दूसरा वो लिया है स्टांस कि जो अरेबियन सी है ये शहादत का समुंदर बन गया उनके लिए, यानी इट हैज बिकम ए बिगर इशू रादर देन उसको आप बिल्कुल खत्म करते, वो एक बड़ा इशू बन गया है। वो आज कह रहे हैं कि तो समुंदर जो है शहादत का समुंदर है कि यहाँ पर जो तीसरा मुद्दा है जो शहीद है या दानव। बात ये है, एक तबका ऐसा है जो उसको शहीद कहेगा और उनका कहना बनता है क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए हैं वो और उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी करते हैं उसामा बिन लादेन की। दूसरी तरफ वो तबका जो कहता है कि आउट एंड आउट उसामा बिन लादेन इज ए टेररिस्ट, उनके लिए वो दानव है, उनके लिए किसी तरह की भी। जी प्रोफेसर खालिद, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं।
शाही, वैसे तो ये इस्लामिक मुद्दे हैं, लेकिन आपका गैर इस्लामिक विचारधारा इसके ऊपर क्या है? नहीं, जो औरत का शेल्टर लेना है वो तो मैं उस पर ये कहूंगी कि जितना भी ऐसा वर्ल्ड है या समाज है जो अपने आप को पुरुष प्रधान समाज कहता है, वो जब भी देखा गया जब आपदा आती तो औरत के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर तो अभी कंफ्यूजन है, ताकि दो इश्यूज के ऊपर आपने अपनी विचारधारा मैं तो आपको जनरल बता रही हूँ अगर ऐसा है तो। लेकिन बाकी जो एक बात मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो हम लोगों ने इंडिया में स्पेशली, क्योंकि अमेरिका में कुछ होता है तो प्रेसिडेंट ओबामा वहां जीते, हमने ऐसा यहाँ यूरोफोबिया हो गया कि पता नहीं हम क्या कर लेंगे, हमारे देश में क्या हो जाएगा। मतलब हमारे देश की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। मैं समझती हूं उसको ना सोच के, मीडिया भी उस पर चर्चा ना करा के, अमेरिका में क्या हुआ, जो अमेरिका का दुश्मन है वो दुनिया का टेररिस्ट हो गया, जो अमेरिका का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं है। हम अमेरिका से अगर हमको कुछ सीखना है तो हम सबक सीखें। इंडिया को अमेरिका से नेशनल इंटरेस्ट वॉच करना क्या होता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट वो सीखना बिल्कुल ठीक। अरशद, आप इन 2 या 3 मुद्दों के ऊपर क्या कहेंगे? आप की विचारधारा आपकी सहमत है इनके साथ, शाही इमाम के साथ? नहीं, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूं। फर्स्टली ऑन द इशू ऑफ बरील एट सी, इट्स अ थियोलॉजिकल मैटर, बट अमेरिका हैज नेवर बीन सेंसिटिव टू एनीबॉडीज थियोलॉजिकल इश्यूज. It has only decided matters on strategy. If such were the case, the patting down of people on arrival, the X-ray machines, these are all anti-Islamic. But they have continued to do it because strategically it suits them. The second issue about bringing a woman as a shield, well, you know what, for all practical purposes he was not a brave man in the stereotypical sense of the word. So when push came to shove, if he brought a woman to shield him, I am not very surprised. He is a martyr or not? No, certainly not. I think he is a man of criminal record, he is a sinful man, but what he stood for and the causes that he espoused against America, that's worth considering. लेकिन मिस्टर गुदारा, कई लोग अभी भी मानते हैं कि उसामा ने शहादत पाई। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो शहादत का पूरा मामला जो है, ये कोई एक मौके पे या एक शब्द से नहीं निपटाया जा सकता। सारा का सारा मामला तरीके पे है। एक बार जैसे अर्शद भाई ने कहा और मैंने पहले कहा कि एक जो उनका यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई से लेकर अमेरिका के खिलाफ पूरी लड़ाई, वो इंसाफ के लिए लड़ाई दिखती है। पर इंसाफ के लिए लड़ते जो उन्होंने तरीके चुने, जिस तरह का वायलेंस का तरीका चुना, उस पे सवाल है। हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज पे एक ही तरह रास्ते पे जाने वाले लोगों की जो मेथोडोलॉजी का फर्क है, उसमें शहीद मानना और ना मानना अलग अलग हो जाता है। इसलिए वो शहीद हैं कि नहीं है, परंतु एक बात सही है कि वो अमेरिका की इस साम्राज्यवादी दादागिरी को चुनौती दे रहे थे। चुनौती देते उन्होंने जो तरीके चुने, उनके साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। और अमेरिका ने जो किया, वो किसी व्यक्ति के किसी धार्मिक अधिकारों की सरासर उल्लंघना की, जिसका खालिद भाई कह रहे थे कि दुनिया में डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहता है। और फिर जो रंजना जी ने जो कहा कि हमें सीखना चाहिए अमेरिका से कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि हमें एक बार ठहर के सोचना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति क्या हम अमेरिका की तरह करेंगे, और क्या हम अमेरिका बन सकते हैं, क्या हम वैसा कर सकते हैं? उस रास्ते को लगातार हमारी सरकारें लागू करने की कोशिश कर रही हैं और इस देश का बेड़ा गर्क भी कर रही हैं। जी अरशद, आपने कहा कि वो बिल्कुल शहीद, किसी तरीके से भी शहीद नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? और समर्थन मिल रहा है मुस्लिम समुदाय से, जिनको उनकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहां पे मैं कहूंगा देयर इज अ नीड फॉर करेक्टिंग द परसेप्शन. What he stood for, his ideologies and methodologies are certainly that of any criminal. So therefore, in his death, I have nothing to mourn. If his ideology was criminal, then how no. I am saying what he espoused for. Different. What he espoused for as a cause, that's not ideology. What he espoused for as a cause, that is something worth considering. When I say ideology, what I mean is to probably spread hatred against the Americans, to probably say that all Zionists must die, is not an ideology I would subscribe to living in civil society. That is methodology. No, that is this philosophy, and that is the line. Even his methodology is wrong. I think the only thing that I wish to correct here is that his standing up and in the determination and the force with which he stood up against the American forces, that's worth considering. That's the only thing worth considering. लेकिन प्रोफेसर खालिद, कई लोग उनको इस्लाम धर्म का रक्षक भी मानते हैं। नहीं, इस्लाम धर्म के रक्षक की इसमें कोई बात नहीं है। उसकी एक आइडियोलॉजी है एंटी अमेरिकनिज्म,
और उस पे वो चला हुआ था, उसने चुनौती दी। मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के ऊपर जब से अमेरिका बना है, सो उनको अमेरिका विरोध का एक प्रतीक के रूप में लोग के रूप में माना जा सकता है, लेकिन सिंबल ऑफ इस्लाम या सिंबल ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट अमेरिका नहीं माना जा सकता, वो कोई भी नहीं मानता। इनफैक्ट उसकी वजह यह है कि अमेरिका के ऊपर जब जब अटैक हुआ है, सिर्फ 2 बार हुआ है, पर्ल हार्बर एंड 9/11, इसके अलावा अमेरिका पर कभी अटैक नहीं हुआ है। और दोनों बार जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिकन प्रेस्टीज डिग्निटी इज इन डेंजर, तो दे वेंट टू एनी एक्सटेंट, to the extent of killing this person. But at the same time, you are challenging the sovereignty of Pakistan, you are challenging the sovereignty of other country, you are having certificate wherever your national interest is involved. You just go, you go to Iraq, you go to Egypt, you go to Pakistan, you go to Afghanistan. Nobody is going to challenge it because this is a unipolar world, but this should not be there. बिशाई, क्योंकि हमें समय बहुत कम है, आपने जैसे कहा कि भारत को आतंकवाद की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे हैं हमें उनको एड्रेस करने की जरूरत है? जैसे कश्मीर का मुद्दा करीब 50-60 साल से सुलग रहा है। 50-60 साल से ही कश्मीर का मुद्दा एड्रेस किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कश्मीर ही सबसे बड़ा इशू है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन जब तक आप कश्मीर पाकिस्तान को दे नहीं दोगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या हम देने को तैयार हैं? अगर कश्मीर का हल हम ये समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना, तो फिर मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। आप क्या कहेंगे? No, different to what she's saying, I just want to make my concluding remark on this matter, that so long as the relationship between the Islamic world and America is going to be based on the differences, there will be a lot of disgruntled element within the Islamic world, and so therefore there will never be a closure. When the US President spoke from Al-Azhar University in Cairo, he said a few things that I wish to very quickly quote. One, he said, America was and will never be at war with Islam. Why did he have to say that? He had to clarify his position. Secondly, he said, we will not do so at the cost of sovereignty of any country. And repeatedly, all American forces have gone in and completely disregardful of the sovereignty of the country has gone in and fought and have become an invading army. So I think there is introspection required on both sides. America must also sit back and think what is going wrong in its foreign policy. Quickly, अब हमें किस दिशा में जाने की जरूरत है? हमें बिल्कुल इस लादेन का जो एक तरीका था काम करने का, उसको एक तरफ छोड़ते हुए उसकी मारा जा चुका है, उसमें अमेरिका की जीत को देखने के बजाय अमेरिका जो लादेन से बड़े खतरे के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, दुनिया के आर्थिक रिसोर्सेज को लूट लेना चाहता है, उनकी सॉवरेंटी, उनकी आजादी और दुनिया के मानवाधिकारों की उल्लंघना करना चाहता है, उसको एक सीधी सख्त चुनौती देने की जरूरत है। वो रास्ता लादेन का रास्ता नहीं होगा, रास्ता इस दुनिया को समाहित करते हुए, सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। प्रोफेसर खालिद, अगर एक नई शुरुआत करनी हो तो वो कैसे की जा सकती है? नई शुरुआत के लिए सबसे पहले जो हाइड बाउंड ट्रेडिशनल मुस्लिम सोसाइटीज हैं थ्रू आउट द मिडल ईस्ट, उनको चेंज करना होगा। दे हैव टू सी द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, दे हैव टू सी द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता, और उसके लिए ये जरूरी है फ्रॉम विद इन, ये फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विदाउट। दे शुड नॉट बी डिक्टेटेड फ्रॉम आउटसाइड, इट शुड इवॉल्व फ्रॉम विद इन द सोसाइटीज, so that they have the political systems which are responsive, which are responsible, and which treat the people as they want to be treated. It should not be the system of sultans and treat the people with dignity. मुस्लिम वर्ल्ड अपने आप को फ्रॉम विद इन चेंज कर भी रहा है, उसके उदाहरण हिंदुस्तान में मौजूद हैं। पीछे देवबंद की इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, आप देखेंगे कि उन्होंने अपने समाज में और उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड अंदर से चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें भी बहुत काबिल पढ़े लिखे और एडवांस्ड पढ़े लिखे, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में, एडवांस्ड एजुकेशन में, लेकिन वो जो रिफॉर्म्स हैं वो अंदर से आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने हिंदुस्तान बता रही हूं, समय खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप डिस्कशन में आए। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी सरगना मर चुका है, वो एक दानव था या फिर शहीद, हमें इस फजूल बात पर अपना वक्त नहीं जाया करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहनी चाहिए, लेकिन बाकी सभी को साथ लेने के लिए भी नए सिरे से कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।